हम अपने मित्र बदल सकते हैं किंतु अपने पड़ोसी नहीं। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और पांचजन्य के पहले संपादक भी रहे, उनकी ये लाइन अगर आज के जियोपॉलिटिकल सिनारियो में देखा जाए तो काफी हद तक प्रासंगिक लगती हैं। अमेरिका की आंखें तरेरने से भारत डरने वाला नहीं है और ये संभवतः आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि जब भारतीय नेतृत्व ने, भारतीय सरकार ने इस तरह से काउंटर किया है। जो निक्सन के राष्ट्रपति थे, उनके विदेश मंत्री के तौर पर काम किया था और बहुत एंटी इंडिया स्टांस था। उनका एक मशहूर स्टेटमेंट है कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड फोर्स इन अमेरिका, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट है, वो चाहे यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हो, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ हो, और भारत के पक्ष को मजबूत रखते हैं, वो सब वायरल है, हम जानते हैं। उनका जो सबसे मशहूर है कि यूरोप हैज़ टू स्टॉप थिंकिंग दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर यूरोप्स वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। ट्रंप जो सोच रहे हैं, और ट्रंप की जो एक तो आदत, वो जिस हिसाब से ऑफ द कफ रिमार्क देते हैं, या फिर इस तरह का उनका एटीट्यूड है कि आज सुबह कुछ कहेंगे, उसी को काउंटर करते शाम को दिखाई देंगे कि हम आपको छूट देते हैं। यानी कि भारत को ललचाने की दृष्टि जो अमेरिका की रही है, वो लंबे समय से है कि अमेरिका की इंडस्ट्री बेसिकली जो उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है, वो हथियार बेचता है, वो युद्ध करवाता है। रशिया, चाइना, भारत, इनकी कंबाइंड पॉपुलेशन, इनकी कंबाइंड जीडीपी, और जब जीडीपी की बात होती है तो एक जीडीपी का आंकड़ा आता है कि अमेरिका तकरीबन $30 ट्रिलियन की इकनॉमी है, चाइना करीब $19 ट्रिलियन की इकनॉमी नंबर 2 है, भारत 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहा है। बहुत से देश कोशिश करते हैं कि रशिया और इंडिया और चाइना तो कोशिश कर ही रहे हैं कि डॉलर की जो हेजेमनी है, डॉलर की जो एक ठसक है, वो कम हो। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद वही युद्ध अपने लिए एक बिजनेस मॉडल की तरह बना चुके हैं, क्योंकि यूरोप के रास्ते वो जो यूक्रेन को हथियार बेचते हैं, उससे 10% वो प्रीमियम वसूल करते हैं। हिपोक्रेसी का दूसरा नाम अमेरिका है। देखिए, नोबेल को लेकर पूरे देश में अभी भी एक तरह की मान्यता है कि वो अभी भी बहुत ठीक ठाक पुरस्कार है, उसकी अपनी एक इमेज है। ट्रंप बहुत डेस्परेटली कोशिश कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने नॉर्वे के एक मिनिस्टर को सीधे कॉल कर दिया था। वो तो खबर ये आई थी कि वो बाजार में टहल रहे थे, सीधे कॉल आता है तो पहले टैरिफ पे बात करते हैं और सीधे कहते हैं नोबेल दोगे कि नहीं दोगे मुझको। नमस्कार, पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने मित्र बदल सकते हैं किंतु अपने पड़ोसी नहीं। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और पांचजन्य के पहले संपादक भी रहे, उनकी ये लाइन अगर आज के जियोपॉलिटिकल सिनारियो में देखा जाए तो काफी हद तक प्रासंगिक लगती हैं। भारत और अमेरिका के बीच ऐसा लग रहा था दो लोकतांत्रिक देश परस्पर एक पास आते हुए, दोस्ती बनाते हुए, अचानक से उनके बीच में खाई आ जाती है। वहीं भारत और चाइना, जिनके बीच एक लंबी खाई थी, वहां एक पुल बनता नजर आता है। आखिर पूरी दुनिया में यह जियोपॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह से बदल रहा है, इसके मायने क्या है, और पिछले कुछ दिनों में या हम कहें पिछले 1-2 महीनों में जो बदलाव हुए हैं, उनका पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, विशेष तौर पर भारत या एशियाई देशों पर, और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज में, विशेष तौर से अमेरिका में क्या असर पड़ेगा, इसी पर आज टू द पॉइंट बात करेंगे। और इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार श्री अनुराग पुनेठा जी। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिस तरह से मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में ये बात बताई है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि ट्रंप किस तरह से टैरिफ वॉर शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ भारत में की तरफ जो आंखें तरेर रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, और रशिया को धमकी देते हैं, रशिया के जरिए भारत को धमकाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भारत और अमेरिका में बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन की तरफ हाथ बढ़ा दिया है, एक पुल बनाने की कोशिश की है जहां पर एक खाई पहले नजर आ रही थी। ये पूरा सिनेरियो क्या दिखाता है? देखिए, मैं इसको भारत की एक बड़ी ही रीढ़ लिए हुए एक ऐसी दृढ़ता के तौर पर देखता हूं कि जैसे ही ट्रंप की आंखें बदली, उनकी ज़बान बदली, उनका टोन एंड टेनर बदला भारत के प्रति, उन्होंने टैरिफ लगाया। आप टाइमलाइन देखिए, शायद 2 दिन के भीतर ही अजीत डोवाल पुतिन से मिलने के लिए रशिया जाते हैं। उनकी वीडियो आते हैं कि उन्होंने वहाँ गए हैं। साथ ही उन्होंने इनवाइट किया पुतिन को, और पुतिन ने हामी भर दी है, संभवतः डेट्स की बात हो जाएगी। कुछ ही समय के बाद में खबर आती है कि एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना ने मोदी जी को इनवाइट किया है। एससीओ एक नॉर्मल मीटिंग होती है, एससीओ एक ऐसा समिट है जिसमें भारत और चाइना भाग लेते हैं, और इसमें कोई इनवाइट करने की परंपरा नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से संदेश ये गया कि आप इनवाइट करिए। उसके बाद अब चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा होता है, जयशंकर जी के साथ उनकी मुलाकात होती है, वहाँ से संकेत हैं। साथ ही मोदी और पुतिन की बातचीत है।
ये टाइमलाइन ने एक चीज़ शो करी है कि अमेरिका की आंखें तरेरने से भारत डरने वाला नहीं है, और ये संभवतः आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि जब भारतीय नेतृत्व ने, भारतीय सरकार ने इस तरह से काउंटर किया है। ये सिर्फ ये संकेत नहीं हो रहे हैं कि हम दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्ती करने से ज़्यादा हम दोस्ती करते दिखना चाहते हैं, और ये अमेरिका के लिए है। अमेरिका के एक पूर्व विदेश मंत्री थे, उनका एक बड़ा मशहूर कोट है, उनका नाम था हेनरी किसिंगर, जिन्होंने 1970s में जो निक्सन के राष्ट्रपति थे उनके विदेश मंत्री के तौर पर काम किया था और बहुत एंटी इंडिया स्टांस था। उनका एक मशहूर स्टेटमेंट है कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड फोर्स इन अमेरिका, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ट्रंप जो सोच रहे हैं और ट्रंप की जो एक तो आदत, वो जिस हिसाब से ऑफ द कफ रिमार्क देते हैं या फिर इस तरह का उनका एटीट्यूड है कि आज सुबह कुछ कहेंगे उसी को काउंटर करते शाम को दिखाई देंगे, वो एक इस तरह का स्टेटमेंट है जैसे कि एक आदमी बहुत कुछ अचीव करना चाहता है और सब कुछ अपने लिए कर लेना चाहता है। आप उनकी प्रेस ब्रीफिंग देख लें, आप उनके भारत के प्रति उनका रवैया देख लें, वो भारत को किसी तरह से अपने पक्ष में मिलाने के लिए, यानी कि भारत को एक तरह सरेंडर कराना चाहते हैं। पर मैं इसको भारत के जो विदेश नीति और डिप्लोमेसी के इतिहास में एक बड़ा ही अच्छे कदम के तौर पर देखता हूं कि मोदी सरकार ने एक अच्छा काउंटर किया है। उन्होंने रशियन ऑयल नहीं खरीदने के दबाव को पिछले 4-5 सालों में झेला। उन्होंने S-400 नहीं खरीदने के अमेरिकी दबाव को झेला। उनके सामने ऑफ़र था कि हम आपको लॉकहीड मार्टिन के जहाज़ F-35 दे देंगे, हम आपको अपना थर्ड सिस्टम यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम भी दे देंगे। लेकिन भारत ने अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चला कि हमारे लिए जो इंटरेस्ट में होगा हम आपसे करेंगे। आप यहाँ तक मानिए कि अमेरिका का एक कानून है काटसा, यानी कि काउंटर अमेरिकन एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म है, कि उसमें उन देशों के खिलाफ वो पाबंदी लगा लेता है जहाँ पर वो अब अमेरिकी हितों के हिसाब से काम नहीं करते। भारत ईरान से भी तेल खरीद रहा था और रशिया से भी तेल खरीद रहा था। अमेरिका ने उस दौरान भारत को छूट दी कि हम आपको छूट देते हैं, यानी कि भारत को ललचाने की दृष्टि जो अमेरिका की रही है वो लंबे समय से है। लेकिन इस सरकार की तारीफ़ है कि उसने इस पूरे के पूरे दबाव को बहुत अच्छे से झेला है, और न सिर्फ झेला है बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि थोड़ा चढ़ा भी रहा है भारत जिस हिसाब से अभी आप देखिए अग्नि 5 का परीक्षण कर देना। ये पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, और इसलिए मैं अनुराग जी आपसे यहाँ पे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये जो पूरा खेल है, तेल का खेल बताया जा रहा है कि रशिया से आप तेल खरीद रहे हैं, लेकिन क्या ये असल खेल हथियारों का ही है? और ये जो हमने अग्नि 5 का परीक्षण किया है, ये जो है ये थोड़ी सी और चिंगारी लगा देता है अमेरिका को? बिल्कुल लगा देता है, और ये दोनों का खेल है, तेल का खेल भी है और दूसरा आपके हथियारों का खेल भी है, क्योंकि अमेरिका लगातार कुछ अपने हथियारों को बेचना चाहता है। वैसे भी ये बड़ा ही ओपन सीक्रेट है अब कि अमेरिका की इंडस्ट्री बेसिकली जो उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है वो हथियार बेचता है, वो युद्ध करवाता है। वो कुछ पिछले 1945 के बाद से पूरी दुनिया में इसके उदाहरण हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ भारत उसके जहाज़ खरीदे, भारत उनकी सबमरीन्स खरीदे, भारत उससे पूछ के ले, रशिया से ना खरीदे। लेकिन हम चूँकि रशिया के साथ संबंध पुराने समय से रहे हैं, हमारी जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं हैं, उनका तकरीबन 60% के आसपास का आज भी हथियार जो है वो रशिया से आता है। तो भारत ने बड़ा बैलेंस करके चला कि जहाँ से हमें प्राइस अच्छा मिलेगा, जहाँ से हमें टेक्नोलॉजी अच्छी मिलेगी। एक चीज़ और भी है जो लोग अभी भूल रहे हैं, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। TOT एक समझौता आमतौर पर इस सरकार ने बहुत पुश किया है, पिछली सरकारों ने उतना पुश नहीं किया था। भारत जब हथियार खरीदता है तो भारत यही नहीं कहता कि हमको हथियार दीजिए, बल्कि ये कहता है कि ये टेक्नोलॉजी भी हमको दीजिए। उसमें कई तरह के प्रॉज एंड कॉन्स आते हैं, कई तरह के नेगोशिएशंस होते हैं। अमेरिका ने यहाँ तक भी कहा था, एक ज़माने में खबर भी थी कि F-16 का तो पूरा का पूरा प्लांट यहाँ लगा देंगे हम आपका। हालांकि F-16 अब पुराना होता जा रहा जहाज़ है, लेकिन वो लगाने को तैयार थे। तो ये अमेरिका की पूरे लालच भी हैं, अमेरिका की धमकी भी है, जिसको भारत ने बड़े अच्छे काउंटर किया है। जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट है, वो चाहे यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हो, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ हो, और भारत के पक्ष को मजबूत रखते हैं, वो सब वायरल है, वो हम जानते हैं। उनका जो सबसे मशहूर है कि यूरोप हैज़ टू स्टॉप थिंकिंग दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर यूरोप्स वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। ये बड़ा मशहूर हुआ था। तो ये सरकार ने एक थोड़ी अपनी दृढ़ता दिखाई है, रीढ़ की हड्डी दिखाई है, जो किसी भी स्वाभिमान राष्ट्र के लिए बड़ी गर्व की बात है। और इसका नुकसान होगा, नो डाउट। अभी 50% टैरिफ हैं, कुछ इमीडिएटली जो हमारे एक्सपोर्ट हैं उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन ये कीमत डिप्लोमेसी में होती है। और आप देखिए कितनी फ्लूइड हो चुकी है ज़िंदगी। जो अमेरिका अभी कुछ समय पहले तक चीन को काउंटर करने के लिए भारत को एक तरह से हथियार दे रहा था, सपोर्ट दे रहा था, अब अचानक वो भारत के खिलाफ हो गया है। और ये 3 देश अगर मिल जाते हैं
तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है मेरे हिसाब से। रशिया, चाइना, भारत, इनकी कंबाइंड पॉपुलेशन, इनकी कंबाइंड जीडीपी, और जब जीडीपी की बात होती है तो एक जीडीपी का आंकड़ा आता है कि अमेरिका तकरीबन $30 ट्रिलियन की इकनॉमी है, चाइना करीब $19 ट्रिलियन की इकनॉमी है, नंबर 2 है, भारत 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहा है, रशिया 2.1 के आसपास का है। तो ये कहते हैं कि अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो 25 ट्रिलियन की डॉलर की इकनॉमी होगी, तो अमेरिका फिर भी ज़्यादा है। लेकिन ये पुराना आंकड़ा है। अगर आप पीपीपी के हिसाब से जाएं, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, मान लीजिए मैं आपको इसे समझाऊं कि आप एक बर्गर यहाँ पर मान लीजिए $50 में खरीदती हैं, और एक बर्गर आप अमेरिका में जाइए तो वो $2 में आता है। $2 की कीमत हो जाएगी $180। तो आप ये नहीं कह सकती कि अमेरिका की चूँकि वो है, हमारी परचेसिंग पावर $50 की हम खरीद रहे हैं। तो उस मामले में भारत बेहतर है, चाइना बेहतर है और रशिया बेहतर है। और इन तीनों की अगर इकनॉमी पीपीपी के हिसाब से जीडीपी निकाली जाए तो अमेरिका से लगभग डबल होती है। तो अगर ये वॉर छिड़ती है और अगर ये तीनों ग्रुप अपने अपने कुछ डिफरेंसेस को बुला देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज़माना बहुत इम्पॉर्टेंट भी होगा, संभवतः एक नई चीज़ लाएगा। जो डॉलर का डोमिनेंस है वो ख़त्म होगा। बहुत से देश कोशिश करते हैं कि रशिया और इंडिया और चाइना तो कोशिश कर ही रहे हैं कि डॉलर की जो हेजेमनी है, डॉलर की जो एक ठसक है वो कम हो। तो उस दिशा में तो मुझे लगता है कि किसी भी वजह से सही, शायद अगर ये तीनों देश अगर दोस्त बनने की राह पर आए, इसमें चाइना से बस थोड़ा सा हमको अभी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं। तो अगर वो रहा तो कुछ नए देखने को मिलेगा। चाइना पे वैसे भी थोड़ा सा भरोसा कम किया जा सकता है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि आपने डिप्लोमेसी की बात की है, डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो अभी जो ट्रंप की डिप्लोमेसी हम देख रहे हैं, मैं अमेरिका की तो नहीं कहूँगी क्योंकि ट्रंप जिस हिसाब से चल रहा है वो ट्रंप की ही डिप्लोमेसी है, वो काफ़ी मीडिया सेंट्रिक है, आउटस्पोकन है। वहीं अगर भारत और रशिया की अगर हम डिप्लोमेसी देखें, इवन चाइना की भी देखें, तो ये लोग साइलेंट हैं, साइलेंटली अपना काम करते जा रहे हैं। और डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होती है कि आपके देश को उससे क्या फ़ायदा हुआ। इसी अगर लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका ये जो टैरिफ कर रहा है, विशेष तौर से हम भारत की ही बात करेंगे कि भारत के ऊपर 50% आपने टैरिफ लगा दिया, इससे अमेरिका को आर्थिक फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, या अमेरिका की जनता को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, एक होता है इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म बेनिफिट या लॉन्ग टर्म लॉसेस, और एक होता है शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म लॉसेस। भारत को शॉर्ट टर्म लॉसेस है। हमको जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि आगरा की लेदर, तमिलनाडु का कुछ स्टफ़ है, हमारी फार्मा कंपनीज जो कि डायरेक्ट बहुत सा सप्लाई करती हैं यूएस में, हमारा आईटी सेक्टर, ये जब चूँकि वहाँ अमेरिका को एक बहुत सर्विस देता है, उसको इमीडिएटली पिंच तो हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जाइए, अगर ये चूँकि झेलेगा भारत, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में देखिए कि अल्टीमेटली अगर 30% टैरिफ या 50% टैरिफ के साथ में कोई भी माल अमेरिका के बाज़ारों में पहुंचेगा तो कंपनियां घाटे में तो बेचेंगी नहीं, वो 30% टैरिफ को बढ़ा के बेचेंगी। जो सामान आज $100 मान लीजिए $10 में मिल रहा है, वो संभवतः $113 में मिलेगा या फिर $15 में मिलेगा। तो कौन पे करेगा उसको? भारतीय कंज्यूमर तो पे नहीं करेगा ना, वो तो अमेरिकन कंज्यूमर पे करेंगे। इंडिकेशंस आना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका में बहुत कुछ सर्वे होता है, पॉपुलरिटी सर्वेज होते हैं। ट्रंप के सर्व को लेकर बहुत सर्वे हो रहे हैं, और उनकी इस पॉपुलरिटी को लेकर उनका जो कोर वोटर बैंक है, जो वाइट है, जो ओल्ड वाइट्स हैं वहाँ के, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और होमलैंड इंटीरियर में रहते हैं, उनके बीच में थोड़ा डिस्कंटेंट आना शुरू हुआ है कि भाई ठीक है, हम चाहते हैं कि एप्पल की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ लगे रहे, हम चाहते हैं कि बाकी कंपनीज भी अमेरिका आ जाएं ताकि हमको मैन्युफैक्चरिंग मिले, लेकिन हु इज़ गोइंग टू पे इन लेसर प्राइसेस? चाइना ने वो डोमिनेट कर लिया है। चाइना पूरी वर्ल्ड सप्लाई में 80% आ चुका है। ऐसे में अमेरिका को कम से कम 10-15 साल लगेंगे उसको गैप को भरने में। तब तक कौन पे करेगा? तब तक डेफिनेटली है कि अमेरिकन कंज्यूमर पे करेगा। आप ये सोचिए कि हम ये बड़ा मानवीय स्वभाव है। इमीडिएटली अगर हमको ज़्यादा देना पड़ जाए, जो हम बड़े सपोर्ट, तो बड़े बड़े सपोर्टर वहाँ पे गिर जाते हैं। इंडिकेशंस अमेरिका में भी आ रहे हैं कि अगर टैरिफ बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा वहाँ आना शुरू हो चुका है, तो फिर सोचिए कि वो अल्टीमेटली किसको पे करना पड़ेगा? वो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ेगा। हाँ, हमको भी नुकसान है। जो हमारी इस्टेब्लिश नॉर्म है, स्टेटस को है, वो बिगड़ेगा। IT कंपनीज़ में जो बच्चे यहाँ से पढ़कर US जाते थे, उनको जाना थोड़ा H1B वीज़ा में थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ये
पॉलिटिकल रैट्रिक है। हम ये कह सकते हैं, ट्रंप ये कह सकते हैं कि देखिए मैंने अमेरिकन जॉब्स को क्रिएट करने के लिए मार्केट खोल दिया, मैंने भारतीयों का वीज़ा बंद कर दिया, मैंने चाइना के माल को रोक लगा दी, मैंने रशियंस को ऑयल को ना खरीदें इसके लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो चाइना का है। जैसे अभी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है कि पिछले तकरीबन 5 सालों में भारत ने रशियन ऑयल खरीद कर और जो सऊदी अरब ऑयल का है या फिर बाकी ऑयल है उसको ना खरीद के 10 से 15 प्रति डॉलर का बचाया है, प्रति बैरल डॉलर बचाया है। और ये तकरीबन अपना 15 से 16 बिलियन डॉलर होता है एनुअली। आप सोचिए कि इतनी बड़ी रकम भारत ने भी बचाई है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दबाव में नहीं आया और उसने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑयल को खरीदा है। और ये तीनों देश संभवतः समझ रहे हैं। अब इसमें भी एक बड़ी अजीब सी विडंबना यहाँ पर है कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भारत पे ये तो आरोप लगा दिया कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं और ये युद्ध में आप रूस का एक तरह से साथ दे रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद वही युद्ध अपने लिए एक बिजनेस मॉडल की तरह बना चुके हैं, क्योंकि यूरोप के रास्ते वो जो यूक्रेन को हथियार बेचते हैं उससे 10% वो प्रीमियम वसूल करते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है खास तौर से यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर और रशिया को लेकर भारत पे दबाव बनाने को लेकर, ये भी अब शायद दुनिया को समझ में आ रही है अमेरिका की। देखिए अगर मैं कोई बड़ा लेखक होता या संभवतः आज शेक्सपियर जिंदा होते या कोई भारतीय बड़ा लेखक अगर कहे हिपोक्रेसी का दूसरा नाम अमेरिका है। मैं पिछले तकरीबन 45 के बाद से अमेरिकन जो पॉलिसी है उसको मानता हूँ कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। आप उसके लिए न सही गलत सही नहीं है, गलत गलत नहीं, जब तक उसका अपना इंटरेस्ट है। आप उसके उदाहरण को अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान से लेकर देखिए। वो पाकिस्तान जो कि यही ट्रंप पिछले अपने पहले टर्म में ये बोल रहे थे कि आपने बहुत हमारे हथियारों का, हमारे बहुत पैसे का खर्च करवाए हैं, हमारे एक तरह से कहें पीठ में छुरा भौंका है। आपने अफगानिस्तान में हम जो पैसे भेजते थे आप उनको सपोर्ट करते थे, यही ट्रंप थे ना। आज वही ट्रंप असीम मुनीर के साथ में गलबहियाँ कर रहे हैं। आज उनको बुला के चाय पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्रिप्टो डॉलर चाहिए, क्रिप्टो करेंसी में पैसा चाहिए। उनको अपने लिए इंटरेस्ट है, उनके लिए मॉरलिटी चली गई। उनके लिए वो अमेरिकन सैनिक जो कि मरे थे अफगानिस्तान में, वो मुजाहिदीन, वो तालिबानियों ने जिन्होंने कि अमेरिकन सैनिकों को मारा था, तकरीबन 20 साल अमेरिका रहा अफगानिस्तान में, उनको मारा। अब कहाँ है? अब अमेरिकन कॉन्शियसनेस कहाँ है? अब आप उसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ मिलकर बैठकर आप क्रिप्टो करेंसी पर आप दांव खेल रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको भारत से वो संबंध नहीं मिल पा रहे हैं। भारत की तरफ से भी ये ऑफर आया था कि आप क्रिप्टो करेंसी पर आप संभवतः आ जाइए, आप हमारी बात मान लीजिए। बल्कि जो आप जिन सेक्रेटरी महोदय का आपने नाम लिया है, इन्होंने यहाँ कहा है कि भारत को अगर हमारे पक्ष में आना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। आज स्वाभिमान देश है, एक मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार बड़ी अच्छी से अपनी बात रख रही है। हमारे पास विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री एक ऐसा आदमी है जो कि अपनी बात को न सिर्फ रखता है बल्कि अच्छे से उसको क्रियान्वयन कर रहा है। ऐसे आदमी, ऐसे देश के सामने आपने एक ऐसे देश को चुना है इस समय जिसकी ना तो कोई मॉरल स्टैंडिंग है, ना ही उसकी कोई पब्लिक इमेज पूरी दुनिया में है, और आपने आसिम मुनीर को चुपचाप बुलाया और उनको आपने एक ऑफ़र कर दिया। आप देखिए वहाँ क्या होगा। अगर ये रिश्ता चलता है तो ब्लैक मनी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पाकिस्तानी आर्मी के पास पहुँचेगी, यही तालिबान के पास पहुँचेगी, यही आतंकवाद बढ़ेगा, ये आतंकवाद अफगानिस्तान में बढ़ेगा, ये आतंकवाद आपके पाकिस्तान में बढ़ेगा, और संभवतः हो सकता है कि भारत में भी कोशिश हो। तो ये मॉरलिटी की बात वो तो ना बताएं। आजकल दुनिया इंटरनेट पर है, यूज़ पर है, सब कुछ समझ में आता है। और मुझे लगता है जितनी जल्दी अमेरिकन हिपोक्रेसी एक्सपोज होती जा रही है वो उनके लिए समस्या है। कब उनको अकल आएगी ये बस ऊपर वाला ही जानता है। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, मैंने सोचा था थोड़ा आगे चल के पाकिस्तान पे बात करेंगे, लेकिन अब चूंकि आपने निकाल ही लिया पाकिस्तान का, यहाँ पे जिक्र कर ही दिया है, बड़ा सवाल ही उठता है। जब हम भारत, चाइना और रशिया की डिप्लोमेसी अभी देख रहे हैं जिसमें कि चाइना और भारत के बीच में एक जो थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ रहा है या व्यापार को लेकर ही जो बढ़ रहा है, इसमें पाकिस्तान की भूमिका इसलिए अहम हो जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर रखा है या CPEC का जो काम चल रहा है, ये जो दोस्ती भारत और चाइना के बीच में या जिस तरह के संबंध सुधरते हुए दिख रहे हैं, पाकिस्तान इसको किस तरह से लेगा, या पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों पे इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि चाइना के लिए बहुत हद तक ये क्लियर है कि पाकिस्तान डेप्ट है, पाकिस्तान में कुछ भी लगाना ये चाइना को अच्छी तरह से समझ में आ गया। बलूचिस्तान में जो उनके हाल हो रहे हैं उसके बाद, लेकिन बावजूद इसके चाइना पाकिस्तान सपोर्टर माना जाता है, पाकिस्तान का सहयोगी माना जाता है। ये जो नया सिनेरियो है इसमें पाकिस्तान खुद को कहाँ देखता है? अमेरिका के पास जा चुका है वो। देखिए अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी ये कहने में। मैं इसको ये मानता हूँ कि अमेरिका अब पाकिस्तान को अगर खींच रहा है
तो वो अपनी संभवतः सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। क्या पूरा अमेरिकन सिस्टम ऐसा करेगा, ये थोड़ा डाउटफुल है। हाँ, अमेरिका को दरअसल कोई भी वो देश पसंद नहीं आएगा जिसकी अपनी कोई एक अपनी स्टैंडिंग हो। उनको भारत इसलिए पसंद नहीं है, उनको चाइना भी इसलिए पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि अब चाइना भी मजबूत पावर होता जा रहा है। उनको रशिया इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो तो एक ज़माने में सुपर पावर था। भारत अपनी बात रखता रहा है और आज भी रखता है कि हम आपके साथ में दोस्ती करने को तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी हर चीज़ को मानेंगे। ये इस सरकार ने बहुत है, पिछली सरकारों ने भी ये बात कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर कही थी कि हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन इस सरकार ने जितनी मजबूती और दिखावटी मतलब दिखाने के अंदाज में भी रखी है, वो तो कमाल की बात है। ऐसा तो इंदिरा गांधी निक्सन के साथ भी नहीं कर पाई थी। मतलब उस ज़माने में लोग कहते हैं कि निक्सन को जब मिलने के लिए अमेरिका में गई थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ ही कैन कॉल मी मिसेस प्राइम मिनिस्टर, ऐसा करके उन्होंने बोला था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो काम किया है वो तो कमाल है। वो उन्होंने गले भी लगाया है, बियर हग भी किया है, झप्पियाँ भी पाई हैं, और अब जो भारत कर रहा है वो भी अपने आप में कमाल है। तो डिप्लोमेसी को जो समझने वाले लोग हैं उनको सीखना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट जब जब बदलेंगे, आप देखिए कि वही चाइना है जो कि कई साल तक गलवान में आई टू आई कांटेक्ट में रहा, और जब भारत में कांग्रेस से लेकर तमाम सरकारें भारत को सरकार पर हमला कर रही थी कि देखिए हमारी तो ज़मीन चली गई है, वहाँ तो सरकार कुछ क्लियर नहीं कर रही है, और फाइनली वहाँ डिसंगेजमेंट हुआ, फाइनली वहाँ टैंक हटे, फाइनली वहाँ पर चीज़ें खाली हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय जो भारत ने पेशेंस दिखाया, और पेशेंस के साथ साथ मजबूती भी दिखाई कि हम पीछे नहीं हटने वाले, हम खड़े हैं वहाँ पर, जब तक आप पुरानी जगह पर वापस नहीं जाते हो तब तक हम वहाँ पे खड़े हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, और ये पसंद नहीं आता है। मतलब वैसे भी कट्टर लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, धन्ना सेठों को एक ऐसा आदमी पसंद नहीं आता जो खड़े होकर अपने इंटरेस्ट की बात कर सके, और भारत संभवतः ऐसा कर रहा है। आपने डॉलर हेजेमनी की भी बात की थी, डॉलर का डर। इस दूसरी तरफ हम अगर देखें तो ब्रिक्स में ये मुद्दा उठा था कि वह अपनी करेंसी लाने की बात कर रहे थे। ऐसे में आज अगर हम देखा जाए कि जो ट्रंप का रवैया है और जिस तरह की दादागिरी डॉलर की दिखाते हैं वो, क्योंकि उनका बिजनेस की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं जिस ब्रिक्स को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि छोटे से देशों का समूह है करके निगलेक्ट कर रहे थे, क्या आपको लगता है उसको ज़्यादा मजबूती मिलेगी? वहीं दूसरी तरफ वो जो क्वाड बना था, जिस चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया था अमेरिका के से प्रेरणा लेके, प्रेरित होकर, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उस क्वाड का क्या होगा इस सिनेरियो में? क्वाड अभी बैक बर्नर में चला जाएगा। क्वाड का अब कोई ऐसी मीटिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। क्वाड के साथ साथ जो नेवल एक्सरसाइजेज होती थी वो बंद हो जाएंगी। ब्रिक्स एकदम फिर उठेगा। ब्रिक्स एक तरह से ज़्यादा जैसे कह सकते हैं कि लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म इसलिए भी लगता था पहले भी क्योंकि उसमें बिजनेस इंटरेस्ट थे। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये देश थे जिसमें बाकी देश भी आ रहे थे। क्वाड एक बेसिकली मिलिट्री प्लेटफॉर्म है टू काउंटर चाइना। चाइना जब ज़्यादा एक तरह से कहें कि अपने पैर फैला रहा था इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन इंटरेस्ट था और भारत उसका हिस्सा था। अब अमेरिका के स्वर बदल गए हैं तो क्वाड का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। कुछ समय तक हो सकता है वो बैक बर्नर में रहो। डिप्लोमेसी दरअसल गैस की उस नॉब की तरह होती है कि कब किसको ऑन करना है, कब किसको बंद करना है। तो ये अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका ने भी एक अपने डेलीगेशन को आने से रोक दिया है। भारत उसको न सिर्फ बल्कि कहें कि काउंटर जवाब दे रहा है, एक अच्छा जवाब भी दे रहा है। बदलते रिश्ते भारत के लिए इसलिए हैं क्योंकि आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा ना कि हम चाइना को नहीं, हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। अमेरिका हमारा पड़ोसी नहीं है। अमेरिका हमारा कोई बहुत बड़ा कभी हितैषी भी नहीं रहा। आप 47 से लेकर अब तक देखिए तो उसने कभी नहीं किया। उसने हमारे पास सड़ा हुआ अनाज भेजा था 65 में, उसने 71 में हमको आंखें में तरी दी थी और फ्लीट भेज दिया था। F-16 वो पाकिस्तान को दिए थे, F-16 दिए थे और साथ ही अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद उसने हम पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। उसने हमारे 99 में लगाए थे जब हमने पोखरण किया था। तो अमेरिका कभी हमारा हितैषी नहीं रहा है। वो हितैषी अपने इंटरेस्ट को लेकर है कि कोई आदमी, उसके कोई देश या सरकार उस समय उसके हित में आ जाए। वही पाकिस्तान उसके लिए दुश्मन होता है और वही असीम मुनीर और पाकिस्तान का आर्मी चीफ उसके लिए दोस्त हो जाते हैं। वही सद्दाम हुसैन उनके लिए पहले ऑयल खरीदता था। वही कर्नल गद्दाफी उनके लिए बहुत अच्छे थे, उन्हीं को वो मरवा देते हैं। तो अमेरिका का कोई मॉरल स्टैंडिंग तो है नहीं।
ये बात भारत जैसे देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत बड़ी टैक्टफुली इस समय में चल रहा है, थोड़ा चढ़ा भी रहा है और थोड़ा सा अपनी बात रख भी रहा है। ये अपने आप में बड़ी बड़ी बात है। बहुत से पुराने लोगों को हो सकता है ये बात अच्छी न लगे कि जिस हिसाब से जयशंकर जी ने अपनी एक तरह से कहें कि डिप्लोमेसी को किया है, उन्होंने डिप्लोमेसी के वो सीलिंग को तोड़ा है जो कि आम आदमी की समझ में नहीं आती थी। अब उन्होंने बड़े ही ब्लंटली, बड़े ही सॉफ्टली, लेकिन बहुत ही साफ, टू कॉल इट स्पेड वाली बात होती है अंग्रेजी में कहावत जैसे है, उन्होंने साफ साफ कहा है। यूरोप को उसका आईना दिखाया है, अमेरिका को उसका आईना दिखाया है। एंथनी ब्लिंकन के साथ तो उनके रिश्ते थे और उनको अमेरिका को उन्होंने कई दफ़े आईना दिखाया है। तो ये सरकार कैसे झेलेगी ये वही जानती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी सबसे अच्छी बात है कि इकोनॉमिक झटके आएंगे, बट भारत अपने स्वाभिमान को बचाने की कोशिश तो कर रहा है। भारत तो अपने स्वाभिमान को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि यूक्रेन के स्वाभिमान की बात ना हो जाए, क्योंकि वो जिस तरह की मुलाकातें, पहले पुतिन से ट्रंप की मुलाकात, फिर उसके बाद जेलेंस्की से हुई, ये जो खेल चल रहा है नोबेल प्राइज जीतने के लिए ट्रंप का, इसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान, भारत ने तो साफ मना कर दिया कि हमारा युद्ध तो किसी देश ने नहीं रुकवाया, हमने रुकवाया। अब ये वहाँ पर जो खेल चल रहा है, मेन जो है नोबेल चाहिए, नोबेल चाहिए, नोबेल की नौटंकी के चक्कर में आपको क्या लग रहा है वहाँ सिनेरियो क्या होगा? देखिए, नोबेल को लेकर पूरे देश में अभी भी एक तरह की मान्यता है कि वो अभी भी बहुत ठीक ठाक पुरस्कार है, उसकी अपनी एक इमेज है। ट्रंप बहुत डेस्परेटली कोशिश कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने नॉर्वे के एक मिनिस्टर को सीधे कॉल कर दिया था। वो तो खबर ये आई थी कि वो बाजार में टहल रहे थे, सीधे कॉल आता है तो पहले टैरिफ पे बात करते हैं और सीधे कहते हैं नोबेल दोगे कि नहीं दोगे मुझको। बाद में डिटेल्स को उन्होंने नहीं ज़्यादा बताया, लेकिन अगर ट्रंप को नोबेल मिलता है तो ट्रंप के समर्थक भी शायद थोड़ा भौचक्के होंगे। नोबेल को संभवतः सोचना चाहिए और इग्नोर कर देना चाहिए। गांधी को नहीं दिया तो अगर ट्रंप को देंगे तो बड़ा दुख होगा। लेकिन ये शांति का ये जो पुरस्कार है ना, इतनी अशांति के साथ मांगने वाला कोई लीडर पूरी दुनिया ने शायद पहली बार देखा होगा। बेशर्मी गई उसको, बेशर्मी गई उसको। चलिए, चलते चलते आखिर में यही कि भारत, चाइना और रशिया, इन तीनों का आप ये जो दोस्ती बन रही है, निश्चित तौर पे डिप्लोमेसी के तहत ही बन रही है, अपने अपने देश के हितों को लेकर बन रही है, लेकिन कितने दूर तक देखा जा सकता है, चाइना के ऊपर भारत को कितना भरोसा करना चाहिए अपने जो पुराने अनुभव है उनको देखते हुए? देखिए, दो बातें होती हैं। हम आम इंसान बड़े इमोशनली होकर सोचते हैं। अब अगर दोस्ती हो रही है, दोनों आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं डिप्लोमेसी में, क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, अपने अपनी चीज़ें भी होती हैं। बहुत सावधानी से दोनों देश चलेंगे और मुझे पूरा भरोसा है भारत बहुत सावधानी से चलेगा। अगर दोनों मिलकर अमेरिकन इस टैरिफ सैंक्शंस को काउंटर कर पाते हैं तो बड़ा अच्छा है। इसका फ़ायदा अगर उनके जो आपसी द्विपक्षीय रिश्तों में है, खासकर बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर है, भारत को बिना बात चढ़ाते रहने की जो चाइनीज़ कोशिश रही थी, वो चाहे बॉर्डर पे हो, गलवान के एरिया में हो, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे वो बर्मा में हो, पाकिस्तान में हो, बल्कि इधर श्रीलंका और मॉरिशस और आपके मालदीव में भी हो, इस सब से चाइना अगर बचेगा तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी बने, ये अपने आप में है। चाइनीज़ माल को की प्रोडक्शन 80% दुनिया का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो चाइना आजकल कंट्रोल कर रहा है। हम भारत में बहुत सा चाइनीज़ माल खरीदते ही हैं। रशिया का ऑयल दुनिया में सबसे सस्ता है, 40% यूरोप खरीद रहा है उससे। हमारी जो फार्मा है और IT है वो दुनिया में तकरीबन 20% दे रही है। तो ये तीनों मिलकर ऐसा नहीं है कि हम कोई छोटे मोटे खिलाड़ी हैं। $60 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर कंबाइंड इकोनॉमी है PPP मॉडल में, और अगर हम पुराने GDP पे जाएं तो $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अमेरिका के लगभग बराबर आ रहे हैं हम लोग। मतलब अगर हम पुराने मॉडल से भी जाएं तो हम 80% ऑफ द अमेरिकन GDP है, इन तीनों देश मिलके। और अगर हम उस PPP वाले नए वाले फ्रेश मेथड के हिसाब से जाएं तो हम उससे डबल हैं। तो अमेरिका ऐसे डरा नहीं सकता। पहली बात, तीनों देश बहुत ताकतवर हैं। तो मुझे लगता है कि ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो खासकर इंटरनेशनल समझने वाले, डिप्लोमेसी समझने वाले लोग हैं या इसके जानकार लोग हैं, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है कि आज ऊँट किस करवट बैठ रहा है, शतरंज बिछी हुई है, ऐसा लग रहा है। शतरंज बिछी हुई है, कौन शहमात के खेल में बाजी मारेगा। लेकिन गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भारत अभी खेल तो ठीक रहा है।
और ये आखिर में ये बताएं कि अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन लेकर ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, क्या वो, अगर देखा जाए आर्थिक तौर पर अमेरिका के लिए जो इस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो क्या फ़ायदेमंद हैं? क्या अमेरिका को फ़ायदा होगा? मुझे इसलिए क्योंकि वो एक बिजनेसमैन भी रहे, लेकिन हर वक्त बिजनेस की बात करना, डिप्लोमेसी में भी बिजनेस घसीटना, क्या ये अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति को आगे लेकर जाएगा, उनके जो स्लोगन को? देखिए, मैं ट्रंप को बिजनेसमैन इंडिविजुअल मानता हूँ। वो अपने ट्रंप टावर बनवा रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी में अपने परिवार के हिसाब से चल रहे हैं। वो अमेरिका को इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल बना पाएंगे, इसमें मुझको डाउट है। हमने बात किया, मैं इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना देखता हूँ कि उसका जो लॉन्ग टर्म जो नुकसान होगा वो अमेरिकन कंज्यूमर को होगा। भारतीय, चाइनीज़ या फिर रशियंस को नुकसान इमीडिएटली हो सकता है, लेकिन अमेरिका ग्रेट अगेन बहुत पॉलिटिकल है। आप यूरोप से, अपने नेटो के एलाइज से आप पैसा भी लेना चाहते हैं, भारत से कहते हैं कि आप ये भी मत करिए, चाइना से कहते हैं कि आप अपना माल को महंगा करिए, मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में भी लाना चाहते हैं, साथ ही अपने देश के लोगों को आप अपना जो वेजेस हैं वो ऊपर रखना चाहते हैं। अमेरिकन जो आईटी प्रोफेशनल होता है वो तकरीबन $80,000 से लेकर 90-1 लाख डॉलर के एनुअल पे काम करता है। अमेरिका में वो हो गया कि $120 $1,20,000 देने पड़ेंगे आपको, तो ये $20,000 कौन देगा? अमेरिकन कंपनीज देंगी ना, अमेरिकन कंज्यूमर देगा ना। तो अमेरिका को नुकसान इकोनॉमिकली होने वाला है। ट्रंप के कुछ और $1 बिलियन बढ़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए उनके अपने इस पागलपन कह लीजिए, जो इसेंट्रिसिटीज़ कह लीजिए, उसकी जरिए पाकिस्तान को इस समय फ़ायदा होता दिख रहा है। तो ये सब हो जाएगा, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी को होगा, इसमें मुझे सीरियस डाउट है। जियोपॉलिटिक्स की शतरंज अभी चल ही रही है। ये बात सही है कि ट्रंप ने जिस तरह के बयान देते वो रहे और जिस तरह से अपने बयान से पलटते रहे, वैश्विक तौर पे उनकी क्रेडिबिलिटी घटी है। ऐसे में नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिलता है या नहीं मिलता, वो किस तरह से छीनते हैं, धमका के लेते हैं, ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन भारत, चाइना और रशिया की ये जो डिप्लोमेसी चल रही है, विशेष तौर पर अगर भारत की बात की जाए, तो साइलेंटली अपना भारत काम कर रहा है। और जिस तरह की पॉलिसी पे वो काम कर रहा है, जिस तरह से अनुराग जी ने बताया, ये दूरदर्शिता दिखाती है। वहीं अमेरिका में जो ट्रंप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी ये कह सकते हैं कि बहुत उद्वेलित हो रहे हैं वो नोबेल पाने के लिए, जिसका शायद खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़े। लेकिन क्या होगा ये तो हम अभी देखेंगे, क्योंकि जैसा कि अनुराग ने कहा है, खेल अभी चल रहा है और जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं वो इसको बारीकी से देख रहे हैं। और इससे जुड़ी हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे और इस पर टू द पॉइंट बात भी करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, किसी खास विषय पर चर्चा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल अनुराग जी, आप आए, आपने इतनी अच्छी चर्चा की और हमसे ये बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।